हेलो दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के अनुसार इंडियन पॉलिटिकल थॉट के यूनिट को कवर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बाल गंगाधर तिलक के पॉलिटिकल थॉट को समझने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इस वीडियो का कंटेंट क्या है। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग शॉर्ट बायोग्राफी जानेंगे बाल गंगाधर तिलक की, फिर उनके मेन वर्क्स क्या रहे हैं उनको देखेंगे, फिर उनको जो आइडिया ऑफ स्वराज है उसको जानेंगे, उनका रिलीजन पर क्या विचार है उसको भी हम लोग देखेंगे। फिर प्रोग्राम ऑफ एक्शंस जिसमें 4 चीज आते हैं: नेशनल एजुकेशन, बाइकाट, स्वदेशी और पैसिव रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट, इनको समझेंगे। और फिर उनसे जुड़े क्या कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। और लास्ट में हम लोग इन पर प्रैक्टिस एमसीक्यू करेंगे ताकि जो भी हमने इस वीडियो में पढ़ा है वह क्लियर हो सके और आपको एग्जाम में मदद कर सके। आइए सबसे पहले देख लेते हैं बाल गंगाधर तिलक की शॉर्ट बायोग्राफी। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता था। लोकमान्य वह व्यक्ति होता है जिसको लोगों के द्वारा अपना लीडर एक्सेप्ट किया गया हो। ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहती है। ये जो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट का टाइटल है, इनको वेलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में दिया था। महात्मा गांधी इनको मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं। इनका जन्म एक मिडिल क्लास चितवन ब्राह्मण फैमिली में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में हुआ था 23 जुलाई 1856 को। इनके पिता गंगाधर तिलक थे जो एक संस्कृत के स्कॉलर थे और इनकी माता पार्वती बाई थी। तिलक अपनी बैचलर की डिग्री फर्स्ट क्लास में मैथमेटिक्स में लेते हैं डेक्कन कॉलेज ऑफ पुणे से 1877 में। इसके बाद एमए में एनरोल होते हैं लेकिन उसको बीच में छोड़कर 1879 में ये ऑब्टेन करते हैं एलएलबी की डिग्री फ्रॉम द गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से। इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ये प्राइवेट स्कूल जो पुणे में था वहाँ पर वो मैथमेटिक्स को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। विष्णु शास्त्री चिपलंकर से ये इंस्पायर होकर ये न्यू इंग्लिश स्कूल की भी स्थापना करते हैं जो इसका पर्पज होता है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। 1880 में ये इस स्कूल की वो स्थापना करते हैं अपने कुछ मित्रों के साथ। इस स्कूल की सफलता के बाद वो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना करते हैं 1884 में। ये जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी थी इसका जो एम था वो न्यू एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना था जिसके द्वारा जो यंग इंडियन नेशनलिस्ट हैं उनको इंडियन कल्चर इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ाना था ताकि वो इंस्पायर हो सके इंडियन हिस्ट्री और कल्चर से। इस सोसाइटी ने तिलक के द्वारा जो तो फर्गुसन कॉलेज की भी स्थापना की 1885 में। तिलक जो है तो गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती जैसे फेस्टिवल को भी पॉपुलराइज किए, उनको पॉपुलर बनाए लोगों के बीच। और वो चाहते थे कि इन प्रकार के जो फेस्टिवल्स हैं इससे जो है तो लोगों के अंदर नेशनल स्पिरिट की भावना जो है तो होगी और वो उनके अंदर एकता की भावना भी आएगी। लेकिन वास्तव में होता क्या है, जो नॉन हिंदूज होते हैं वो इनसे अलग हो जाते हैं। इसके अलावा तिलक जो है तो इंग्लिश लैंग्वेज का वीकली भी स्टार्ट करते हैं जिसको मराठा कहा जाता है, और मराठी लैंग्वेज का वीकली स्टार्ट करते हैं उसको केसरी कहा जाता है। 1890 में तिलक जो है तो कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं और कांग्रेस के अंदर बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय और तिलक की जोड़ी को लाल बाल पाल के नाम से पुकारा जाता है। ये तीनों एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी बिपिन चंद्र पाल। ये जो है तो 1916 में ऑल इंडिया होम रूल लीग की भी स्थापना करते हैं बेलगाम में। ये जो उनकी लीग होती है ये महाराष्ट्र में कार्य करती है बम्बे को छोड़कर। सेंट्रल जो प्रोविंस होता है उस समय का कर्नाटका जो है और बरार, इन क्षेत्रों में ये कार्य करती है। बाकी जो रेस्ट ऑफ इंडिया था वहां एनी बेसेंट की जो लीग थी वो कार्य कर रही थी। तिलक जो है तो अपना फेमस स्लोगन भी देते हैं, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इसके लिए तिलक जाने जाते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये इसको मैं लेकर रहूंगा। इसके अलावा तिलक पर कई बार सिटीजन्स के चार्जेस भी लगाए जाते हैं जो फर्स्ट सिटीजन के कारण इम्प्रिजनमेंट इनका होता है 1897-98 में। ये कोल्हापुर डिफेमेशन केस के कारण होता है जो 1882 का था। इसके अलावा इनको मांडले प्रिजन में 6 वर्ष के लिए रहना पड़ता है सिटीजन्स के चार्जेस में 1908 से लेकर 1914 के बीच। और इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें वो डिफेंड कर रहे थे प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस जिन्होंने जो एक रेवोल्यूशनरी थे और जिन्होंने 2 इंग्लिश वुमेन्स को जो है तो किल कर दिया था, उनका मर्डर कर दिया था बम फेंक कर। वो इसको जो है तो मारना चाहते थे डगलस किंग्सफोर्ड को, लेकिन मिस्टेक ने जो है तो उन्होंने इंग्लिश वुमेन्स को मार दिया। उन्होंने सोचा कि ये जो है तो इस गाड़ी में जो है तो डगलस किंगफोर्ड्स हैं, लेकिन वास्तव में उसमें थे 2 अंग्रेज महिलाएं थी। तिलक की जो मृत्यु होती है वो 1 अगस्त 1920 को होती है।
अब आइए हम लोग तिलक के जो मेन वर्क्स रहे हैं उनको देख लेते हैं। इन्होंने लिखा था द ओरियन रिसर्चर्स इनटू एंटिक्विटी ऑफ द वेदाज, जो 1893 में पब्लिश होती है। द आर्कटिक होम इन वेदाज 1903 में पब्लिश होती है। वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांता ज्योतिषा जो 1925 में पब्लिश होती है। और ये श्रीमद् भगवत गीता पर गीता रहस्य की टिप्पणी भी लिखते हैं, जो 2 वॉल्यूम में प्रकाशित होती है। इसको कर्मयोग शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है इस पुस्तक को। अब हम लोग आइए जो तिलक के आइडिया ऑफ स्वराज का कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। जो स्वराज टर्म है इसका मतलब होता है सेल्फ रूल ऑफ द इंडिविजुअल, यानी व्यक्ति का स्वयं पर रूल, और साथ ही साथ सेल्फ रूल ऑफ द पॉलिटिकल कमिटी। एक जो पॉलिटिकल कमिटी है उसका भी खुद पर रूल होना चाहिए, ऐसा तिलक तिलक मानते हैं। तिलक साथ ही साथ मानते हैं कि जो स्वराज है वो फिलॉसफी ऑफ लाइफ भी है और फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिक्स है। इनकी जो तिलक का स्वराज का कॉन्सेप्ट है ये वेदांत फिलॉसफी से इंस्पायर्ड था। वो चाहते थे कि कोई भी जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल है या कम्युनिटी है, वो इसके द्वारा जो है तो अल्टीमेट स्पिरिचुअल्स इमेंसिपेशंस होता है एक इंडिविजुअल्स का, एक कम्युनिटी का। तिलक कहते हैं कि स्वराज मीन होता है रूल ऑफ इंडिया बाय द इंडियंस, यानी स्वराज का जो मतलब है वो यह है कि जो भारत पे शासन होगा वो भारत के लोगों के द्वारा होना चाहिए। और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल नॉन इंटरफेरेंस है फॉरेन का, वो भी नहीं होना चाहिए किसी भी इंडिया से जो रिलेटेड मैटर है उनमें, यानी वो किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं चाहते थे फॉरेन पावर्स का इंडियन मैटर्स में। तिलक को स्वराज को एडवोकेट करने वाले कुछ जो प्रारंभिक लोग थे उनमें से एक माना जाता है तिलक को भी। तिलक ने अपना फेमस स्लोगन भी दिया था, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। अब हम लोग तिलक के रिलीजन्स पर लेकर क्या विचार है उसको देख लेते हैं। तो तिलक की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसमें रिलीजन जो है तो एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। तिलक जो है तो हिंदू के जो रिलीजियस सिंबल्स हैं उनको यूनिफाइंग फोर्स मानते हैं, इंडियन जो नेशनलिस्ट इंस्पिरेशन है, सेंटिमेंट है उसके लिए। तिलक साथ ही साथ जो हिंदू फेस्टिवल्स है जैसे गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती, इनको भी पॉपुलराइज करते हैं लोगों के बीच, ताकि जो है तो कम्युनिटी की सोलिडरिटी स्थापित की जा सके और जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है उसको किया जा सके ताकि फ्रीडम्स में ये मदद कर सके। तिलक का मानना था कि इस प्रकार के जो इवेंट होते हैं ये इंडियन में कलेक्टिव इंडियन आइडेंटिटी लाते हैं। साथ ही साथ जो मास पार्टिसिपेशन है लोगों का फ्रीडम स्ट्रगल के लिए वो भी बढ़ता है। लेकिन इनके जो हिंदू सिंबल्स थे उसकी वजह से जो तो उस समय के जो सोशल रिफॉर्मर्स थे वो इनको क्रिटिसाइज भी करते हैं, क्यों वो मानते हैं कि इस वजह से जो अन्य अदर रिलीजन्स के लोग हैं वो जो है तो इनसे बाहर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो तिलक का था। तिलक और उनके जो फ्रेंड्स थे, एक्सट्रीमिस्ट फ्रेंड थे, वो फेमस 4 पॉइंट एक्शन प्रोग्राम ड्रा करते हैं। ये 4 पॉइंट एक्शन प्रोग्राम था, इसमें पहला था नेशनल एजुकेशन, दूसरा था बाइकाट, तीसरा था स्वदेशी और चौथा था पैसिव रेजिस्टेंस। और तिलक इन चारों में भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, इन चारों को प्रमोट करने में। तो देख लेते हैं तिलक एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन को लेकर क्या विचार रखते हैं। तिलक का मानना था कि जो नेशनल एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए वो उसकी जो रूट्स होना चाहिए वो इंडियन वैल्यूज पर होना चाहिए, कल्चर पे होने चाहिए और हिस्ट्री पे होना चाहिए। साथ ही साथ वो जो ब्रिटिश इम्पोज एजुकेशन सिस्टम है उसको बाइकाट करते हैं। उनका मानना था कि इस प्रकार जो लोग होंगे या एजुकेटेड इंडियंस होंगे वो इंटेलेक्चुअली और कल्चरली वेस्टर्नाइज हो जाएंगे, और ये जो है तो अपनी जो लॉयल्टी है वो ब्रिटिश एम्पायर के प्रति दिखाएंगे। तिलक का मानना था इस प्रकार से जो लोग होंगे वो डिसकनेक्टेड हो जाएंगे इंडियन हेरिटेज से और इंडियन जो वैल्यूज हैं उससे। तो इसमें जो लोगों को एजुकेशन दिया जाना चाहिए वो नेशनल एजुकेशन होना चाहिए जो इंडियंस के द्वारा दिया जाए, जिससे उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्टेड आए। और साथ ही साथ जो इंडियन कल्चर को पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो उनके अंदर जो डिफीटिस्ट मेंटेलिटी है ब्रिटिश के प्रति वो भी दूर होगी। इसलिए वो चाहते थे कि जो इंडिया का ग्रेट पास्ट रहा है उसके बारे में लोगों को या जो यंग इंडियंस हैं उनको बताया जाना चाहिए, ताकि इंडिया के लिए एक ब्राइटर जो फ्यूचर नेशंस है उसके लिए अच्छे लीडर्स जो है तो तैयार हो सके। साथ ही साथ तिलक का मानना था कि जो यहाँ इंडिया में चल रही स्कूल्स और कॉलेज हैं वो इंडियंस के द्वारा मैनेज किए जाए और उनको रन भी इंडियंस के द्वारा ही किया जाए, और ऐसा कैरिकुलम होना चाहिए जो नेशनल आइडेंटिटी को बढ़ाए, यानी इंडियन एजुकेशन जो है तो इंडिया के हिस्ट्री, कल्चर और मोरालिटी पर आधारित होना चाहिए। वो चाह तिलक जो है तो आर्ग्यू करते हैं जो सेकुलर एजुकेशन होता है वो है या वो है
इनसफिशिएंट है, वह पर्याप्त नहीं है इंडियंस को वेल राउंडेड पर्सनालिटी बनाने के लिए। इसके लिए उसके साथ साथ उसको रिलीजियस टीचिंग्स भी दिया जाना चाहिए। उनका मानना है कि रिलीजियस टीचिंग देने से जो इंडियन है उनके अंदर मोरल करेज आएगा, उनकी जो पर्सनल इंटीग्रिटी है वो बढ़ेगी, और साथ साथ जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उनका, वह भी निखर कर सामने आएगा, उसका भी ग्रोथ होगा। अब हम लोग देख लेते हैं तिलक के जो बाइकॉट का कॉन्सेप्ट है उसको। तिलक जो है तो बाइकॉट को पावरफुल टूल्स के रूप में मानते हैं इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए। वो कहते हैं इसके द्वारा जो ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन है वो रुकेगा, और साथ ही साथ प्रमोट होगा इंडिया का सेल्फ रिलायंस। ठीक ना? इसलिए तिलक लोगों से कहते हैं कि वो उन्हें फॉरेन गुड्स को त्याग देना चाहिए, उनके इस्तेमाल को बंद कर देना चाहिए। इससे जो ब्रिटिश की इकोनॉमिक मोटिव है वो भी इम्पैक्ट होगी। साथ साथ मानते हैं कि तिलक मानते हैं कि बायकॉट का यह भी मतलब है कि जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी में सपोर्ट है इंडियन का, ये जो इंडियंस ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी में कार्य कर रहे हैं, उनको भी उसमें कार्य करने से रिफ्यूज करना चाहिए, जिससे जो है तो एक सिंबल होगा कि वो कॉलोनियल जो अथॉरिटी है उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। साथ साथ तिलक बाइकॉट के 3 पर्पज भी बताते हैं। वो 3 पर्पज क्या है? पहला है कि इससे जो है तो ब्रिटिश जो कंट्रोल है वो इकोनॉमी पर वो वीकन होगा, कमजोर होगा। दूसरा है इसके द्वारा जो है तो लोग इंडियंस जो है वो प्रायोरिटाइज करेंगे नेशनल इंटरेस्ट को, या अपने पर्सनल गेन के ऊपर। इससे जो है तो कलेक्टिव स्पिरिट होगी सैक्रिफाइस करने की। और लास्ट में वो कहते हैं कि जो बाइकॉट होगा, इससे फॉरेन गुड्स के बाइकॉट करने से क्या होगा? ग्रोथ होगा इंडियन इंडस्ट्रीज और क्राफ्ट का। इससे जो है इंडिया की जो सेल्फ इकोनॉमी है वो बढ़ेगी, और इंडिया जो है तो सेल्फ रिलायंस होगा। ऐसे नेशनलिस्ट मूवमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। तो इस प्रकार ये जो तिलक का 3 फोल्ड इम्पैक्ट था, वो मानते थे कि इससे इंडिया यूनाइट्स होंगे, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रेंथन होगी, और जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो भी एडवांस होगा बाइकॉट के द्वारा। अब देखते हैं तिलक के तीसरा जो प्रोग्राम है स्वदेशी का। तिलक का ये जो स्वदेशी का कॉन्सेप्ट है ये बाइकॉट का कॉम्प्लीमेंटेड है, यानी पूरक है। इसमें वो कहते हैं कि लोगों को इंडिजीनियस जो प्रोडक्ट है उनको इस्तेमाल करना चाहिए। वो इनकरेज करते हैं लोगों को कि वो लोकल गुड्स का इस्तेमाल करें, भले वो एक्सपेंसिव हो या लेस रिफाइंड हो फॉरेन गुड्स के तुलना में, तब पर भी लोगों को जो लोकल गुड्स है उस पर अपना फोकस करना चाहिए, उसको कंज्यूम करना चाहिए, उस पर निर्भरता बढ़ानी चाहिए। स्वदेशी मूवमेंट को कहते हैं के लिए तिलक कहते हैं कि जो इंडियन एजुकेटेड हैं उनको एंटर करना चाहिए प्रोडक्शन और इंडस्ट्री में, ना कि उनको ब्यूरोक्रेटिक जॉब में जाना चाहिए। ब्यूरोक्रेटिक जॉब को छोड़कर उन्हें प्रोडक्शन और इंडस्ट्री में जाना चाहिए, ताकि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो रन हो सके। और साथ ही साथ उनका एम ये भी है कि इंडियंस जो है उनको ट्रेन किया जाना चाहिए कॉमर्स और इंडस्ट्री में, जिससे इंडियन की जो सेल्फ सफिशियंसी है इकोनॉमी की वो भी अचीव हो सके। साथ साथ तिलक बिलीव करते हैं कि जो ये स्वदेशी का कॉन्सेप्ट है ये तभी सक्सेस हो जाएगा जब बाइकॉट को सही तरीके से इफेक्टिव तरीके से प्रयोग किया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं तिलक के जो पैसिव रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है उसको। तिलक जो है तो पैसिव रेजिस्टेंस को इम्पोर्टेंट मानते हैं स्वराज के लिए, सेल्फ रूल के लिए, और जो आइडिया ऑफ बाइकॉट है उस पर ये बिल्ट होता है, उस पर ये आधारित है। जब तिलक बाइकॉट की बात करते हैं तो उसमें वो फोकस करके हैं तो जो फॉरेन गुड्स हैं उनको रिजेक्ट किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं जिसको सपोर्ट कर रहे हैं उससे अपने आप को विड्रॉ कर लेना चाहिए। वहीं पर जो पैसिव रेजिस्टेंस है वो इससे एक कदम आगे का है। इसमें वो तिलक कहते हैं कि लोगों को जो टैक्स पे कर रहे कॉलोनी अथॉरिटी को, उसको टैक्स को चुकाने से भी मना कर देना चाहिए, उनको टैक्स नहीं पे करना चाहिए। साथ ही साथ तिलक यह भी मानते हैं कि इंडियंस को सेल्फ रूल के लिए प्रिपेयर करने के लिए कुछ पैरेलल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स भी इटेब्लिश करना होगा, जैसे कि कोर्ट्स हो गए, पुलिस हो गए, इस प्रकार के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको डेवलप करें एट ए विलेज लेवल में, तालुका लेवल में, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसमें। इन पैरेलल इंस्टीट्यूट्स जो होंगे ये मानते हैं तिलक ये ट्रेनिंग ग्राउंड्स के रूप में कार्य करेंगे, साथ ही साथ इंडिया में इंडिपेंडेंस के लिए जो भावना है उसको जगाएंगे, और जो ब्रिटिश कंट्रोल सिस्टम है उस पर अपनी जो निर्भरता है वो भी कम होगी। अब हम लोग देख लेते हैं तिलक से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे। सोशल रिफॉर्मर जो थे पुणे के 1888 में वो एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करते हैं, प्रपोज करते हैं, जिसमें जो है तो बॉयज और गर्ल्स सेम स्कूल में सेम कॉलेज में पढ़ाई करें। तो तिलक जो है तो इसका अपोज करते हैं, इस प्रपोजल को अपोज करते हैं, विरोध करते हैं।
उनका मानना था कि जो महिलाएँ होती हैं वो अपना जो अधिकतर समय है मोस्ट ऑफ देयर टाइम जो है तो वो हाउस होल्ड जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें व्यतीत करती हैं। इसलिए जो उनका करिकुलम होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए बॉयज़ के करिकुलम से। इनके लिए सेपरेट स्कूल्स और कॉलेज भी होने चाहिए। और जो उनकी जो वुमेन्स की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है उसको ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। दूसरी जो कंट्रोवर्सी इनसे जुड़ी हुई है एज ऑफ कंसेंट बिल को लेकर है। इसी प्रकार का जो बिल है वो 1800 पहली बार 91 में प्रपोज किया जाता है, फिर दोबारा जो है तो 1918 में लाया जाता है। इस बिल का जो इंटेंट था वो था जो गर्ल्स की मैरिज एज है उसको इंक्रीज करना था 10 ईयर से करके 12 ईयर करना था। इससे जो इंडिया में चाइल्ड मैरिज प्रिवलेंट थे उसको उस प्रैक्टिस को डिस्करेज किया जाएगा, उसको कम किया जाएगा। तिलक इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि इस प्रकार के जो बिल है अगर पास हो जाएगा तो ये फॉरेन जो गवर्नमेंट्स है उसका इंटरफियर माना जाएगा इंडियन के रिलीजियस अफेयर में। और वो नहीं चाहते थे किसी भी प्रकार का रिलीजियस मैटर में अफेयर हो किसी फॉरेन पावर का, फॉरेन गवर्नमेंट का या फॉरेन अथॉरिटी का। तीसरा जो इनकी कंट्रोवर्सी है वो है पंडिता रमाबाई के सेवा सदन से लेकर। पंडिता रमाबाई जब अमेरिका से लौटती हैं 1889 में तो यहाँ पर ये आकर सेवा सदन की स्थापना करती है। इस सेवा सदन का उद्देश्य होता है कि जो विधवा महिलाएं हैं उनको जो है तो एक रेसिडेंशियल स्कूल प्रोवाइड करना जहाँ पर उनकी शिक्षा हो। पहले ये जो सेवा सदन है बॉम्बे में स्टैब्लिश किया जाता है लेकिन कुछ विरोध के कारण इसको बाद में पुणे में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसको जब फाइनेंस किया जा रहा था वो अमेरिकन मिशनरीज के द्वारा फाइनेंस किया जा रहा था। जो रामाबाई ने एसोसिएशंस बनाया था अमेरिका में उसके द्वारा इसको फंड दिया जा रहा था। तो तिलक इसी कारण इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि जो शारदा सदन है वो फॉरेन सोर्सेस से उसको रिसोर्सेस प्राप्त हो रहे हैं और वहाँ पर जो शिक्षा दी जा रही है वो क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा शिक्षा दी जा रही है, जिससे जो है तो वहाँ पर रहने वाली महिलाओं को उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने का भी उनको डर लग रहा था। इस कारण उसको शारदा सदन को तिलक जो है तो क्रिटिसाइज भी करते हैं और वहाँ सेकुलर एजुकेशन दी जा रही थी केवल। अब आइए हम लोग तिलक पर कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू कर लेते हैं। पहला है क्वेश्चंस, तिलक कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस एम टू रिड्यूस द रिलायंस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो तिलक का जो पैसिव रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है वो किस पर अपना रिलायंस जो है तो निर्भरता कम करना चाहता है। तो ब्रिटिश कंट्रोल जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उस पर अपनी निर्भरता को करना चाहता है, जो तिलक का पैसिव रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which British author gave Tilak the title Father of Indian Unrest and what does this title signify? तो किस ब्रिटिश ऑथर ने जो तो तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा और ये टाइटल क्या सिग्निफाई करता है? तो ये जो टाइटल दिया गया था तिलक को ये सर वेलेंटाइन चिरोल के द्वारा दिया गया था और ये जो है तो तिलक के जो रेडिकल इन्फ्लुएंस है उसको जो है तो सिग्निफाई करता है, ब्रिटिश रूल्स के अपोज में वो देते हैं जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पज ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी फाउंडेड बाय द तिलक एंड हिज कलीग्स इन 1884। तो तिलक के द्वारा जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई गई थी 1884 में उसका क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य था कि जो यंग इंडियन है उनके अंदर नेशनलिस्ट की जो आइडिया है उसको डाला जाए, इंडियन हिस्ट्री इंडियन कल्चर्स पर फोकस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंस्पायर्ड बाल गंगाधर तिलक टू फोकस ऑन द नेशनलिस्ट एजुकेशन एंड को फाउंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो किसने जो है तो तिलक को प्रभावित किया या इंस्पायर किया जो नेशनल एजुकेशन पर वो ध्यान दें और कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो बनाए उन्होंने, तो किनसे इंस्पायर होकर बनाए थे? तो ये विष्णु शास्त्री चिपलांकर से प्रभावित होकर वो बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वाज द सेंट्रल टू तिलक्स आइडिया ऑफ बाइकाट। जो तिलक का बाइकाट का आइडिया है उसका सेंट्रल आइडिया क्या था? उसका सेंट्रल आइडिया था कि जो फॉरेन गुड्स हैं उसको रिजेक्ट किया जाए और जो फॉरेन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में सपोर्ट है इंडियंस का उसको विड्रा किया जाए। तो यहाँ पे बी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा बाल गंगाधर तिलक के पॉलिटिकल थॉट पर वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।